तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। ओम शांति ओम की पूरी स्क्रिप्ट शायद 45 दिन में लिखी गई थी। मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखी फराह मैम के लिए, तो उसमें करीब 8 महीने लगे थे। जो तरक्की मिलेगी उसके बाद भी अगर इंसान नहीं बदले तो मुझे लगता है वही असली परख होती है इंसान की। नमस्कार, मैं वैभव दीक्षित और मैं वैभवी श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका इस लाइव वेब टॉक शो में। तो सर कैसे हैं आप? मैम और सर आप दोनों कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। लखनऊ और ये जो कॉलेज है ये हर बार मुझे मतलब बहुत अच्छी फील देता है। इस मंच पर मैं 1-2 बार और भी आ चुका हूँ पहले। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जानें। तो मेरे मन में काफ़ी दिन से विचार चल रहा था चिंती जी कि आपसे मैं जब भी मिलूँगा कुछ जानना चाहूँगा। तो आप एक आदमी के तौर पे लखनऊ में आपका बहुत बड़ा नाम है, आपकी आवाज़ के साथ लोगों की जो चाय होती है वो सुबह मिल जाती है। तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर आर्जित वृत्ति आर्जित होती तो फिर क्या होती? बहुत पहले से शुरुआत करते हैं। बहुत मतलब जब बच्चे स्टार्ट करते हैं उनको क्या बनना है क्या करना है, तब मैं मिस यूनिवर्स बनना चाहती। उसके बाद थोड़ी सी अकल आने लगी, फिर मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आपको पता है रीजन क्यों नहीं बन पाई आगे में। उसके बाद फिर पापा और मम्मी का इन्फ्लुएंस आने लगा कि नहीं वो एक टाइम आया जब टीचर बनना था, एक टाइम आया जब डॉक्टर बनना था, क्योंकि मेरे पापा लॉयर हैं। तो एक टाइम ये भी आया कि लॉयर बनना है, लेकिन फिर सोचा कि पापा लॉयर हैं तो हम जज बनेंगे, जज बनने का आया। फिर जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया तो मैं हार्डकोर जर्नलिस्ट बनना चाहती, और मेरे ख्याल से वही मुझे लगता था कि मेरी कॉलेज है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आज नहीं होती तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आपको झोला टांग के इधर उधर। बिल्कुल, आप जिस भी फील्ड में होती बिल्कुल आप अपना नाम रोशन करती, लखनऊ का नाम रोशन करती, जिस तरीके से वो लगातार कर रही है। बिल्कुल। प्रतीक, यही बात अगर हम आपसे जाने, आज पूरा लखनऊ आपको पक्के लखनवी आर्जे प्रतीक के नाम से जानता है, तो अगर प्रतीक आर्जे ना होते तो हम आपको किस प्रोफेशन में देखते? यार मतलब ये तो कभी नहीं सोचा कि आरजे नहीं होते तो क्या होते, क्योंकि आज जब से कुछ बनने का सपना देखा था तब से ये था कि आए तो पता लगे, जाए तो पता लगे, मतलब कुछ तो हो आपकी एंट्री पे और आपके एग्जिट पे लगना चाहिए कि कोई आया था। कोई हमेशा से अपने नाम में बड़ा स्पेशल फील करते थे कि नहीं यार तुम आम चीज़ों के लिए नहीं बने हो और कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। और फिर जब आरजे बनने का बिकॉज़ सी आई वाज अ वेरी कंफ्यूज चाइल्ड ऑलवेज, और हमें लगता है क्रिएटिव लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते ही हैं हमेशा से। सो मेनी थिंग्स वांट्स टू डू, तो वो चीज़ें लगती थी। तो मैंने वैसे तो मैंने बैंक की नौकरी जब मैं 19 साल का था तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन कर लिया था, बैंक की नौकरी में आ गया था मैं। और फिर मैंने कहा नहीं ये तो नहीं करना है मुझे, और फिर वो छोड़ छाड़ करके फिर ये सोचा आरजे ही बनना है, तो फिर आरजे ही बनना है। और आरजे के तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड हाँ, अगर सेकंड करियर ऑप्शन होता तो शायद मैं आरजे ना होता, अगर तो मैं लखनऊ का कोई गाइड होता, जो दुनिया का कोई भी इंसान जो लखनऊ आए घूमने के लिए तो उसको लखनऊ अपनी नज़रों से दिखाता शायद इसीलिए आपको पक्का लखनवी कहा जाता है। और मुझे याद आ रहा है जब हमने पहले एक बार बात करी थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तभी आपने बताया था कि आप 9 to 5 की जॉब के लिए नहीं बने हैं, आपको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो इसीलिए बेहद मतलब बहुत अच्छी बात है और आपको सुनना हमें बहुत पसंद है। प्रीति मैम, आपसे मुझे कुछ पूछना है, ये बताइए कि आपके साथ प्रतीक आए हैं या फिर कोई और भी है? मेरे साथ प्रतीक कहने का मतलब ये है कि हम एक शख्स को जानते हैं जिसका नाम है नॉटी नूरजहां। तो अगर उनसे मुलाकात हो जाएगी तो हमारी ऑडियंस जो यहाँ बैठी है उसको बहुत मज़ा आएगा। तो क्या वो यहाँ आ सकती हैं? जी ज़रूर आ सकती है। ओके, हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मेरा नाम है नॉटी नूरजहां, वेद नहीं फरेब हूँ। हमारी सहारनपुर वाली फूफी जब देखो मुँह उठाकर चली आती है हमारा रिश्ता लेकर। अब उनको कौन बताए कि हमारा हुस्न किसी लखनऊ की मीनार की नक्काशी की तरह एकदम सब
बंधा हुआ है और जो लड़का लेकर आई थी वो गोमती की जलकुंभी की तरफ तैर रहा था। हमने भी बोल तो हमने भी बता दिया अपनी फूफी को कि फूफी, मासूम सी मोहब्बत का इतना सा फसाना है, मासूम सी मोहब्बत का इतना सा फसाना है, वो शाहजहां तो मिले हमें भी अपने नाम का ताजमहल बनवाना है। बिना मरे। बहुत मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो नॉटी नूरजहाँ है इनका जन्म कहाँ से हो गया, कि कब आपके मन में आ गया कि नॉटी नूरजहाँ जैसा कुछ हो सकता है कि इससे थोड़ी सी आपके पास आ सकती है, कब ये नॉटी नूरजहाँ कैसे हो गया? अच्छा, आई डोंट नो, लोग स्टोरी ढूंढते हैं, आई एम श्योर बाकी जो कैरेक्टर्स जन्म लेते होंगे तो उनके पीछे स्टोरीज होती होंगी, बट मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे कभी कोई स्टोरी नहीं होती है। मेरा ये कहता है कि आज क्या करें, अच्छा ये कर लेते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है अच्छा ये तो कैरेक्टर बन सकता है, तो कैरेक्टर बना लेते। तो एक दिन अचानक से मुझे एक शायरी लगा कि फनी शायरी है, चलो उसको कर लेते हैं, और मैंने सोचा कि अगर फनी शायरी मारती हूँ तो अपने जैसे क्यों कुछ अंदाज चेंज कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा एक्सेंटेड मॉडर्न शायरा सॉर्ट ऑफ कुछ करके किया, और मैंने अपनी शायरी ये ऑनलाइन मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पहले उसको अपलोड किया। फिर उसके बाद हम लोगों का इस पर डिस्कशन हुआ था, मैं उसका नाम शायरा बानो रखने वाली थी, लेकिन ये ऑलरेडी एक कैरेक्टर करता था शायरा बानो करके, तो इसकी भी शायरियाँ जाती थी। तो मैंने कहा अच्छा चेंज करते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही कहा कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए नाम नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिए। तो मुझे बहुत सारे सजेशंस आए, और किसी ने कुछ नॉटी समथिंग बोला था और किसी ने नूरजहाँ बोला था। मैंने दोनों को साथ में रख के नॉटी नूरजहाँ कर दिया, तो इस तरीके से इसका जन्म हुआ, इस तरीके से नाम आया। और ये बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और आप जिस नाम से फेमस भी हो गई हैं। तो एक जैसे आपका हमेशा प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये चीज़ कि आरजे को हमेशा एक हैप्पी फेस में देखा जाता है कि आरजे हमेशा खुश रहे, उसकी आवाज़ जो है पब्लिक को थोड़ी सी इन्फ्लुएंस करे, वो नाराज़ ना दिखे, थोड़ी सी फ्रेश वॉइस हो। तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, जैसे आमतौर पर आप देखिए कि परेशानियाँ सबके साथ में होती है, जहाँ मेरे साथ या आपके साथ सबके साथ में परेशानियाँ होती हैं। तो इस चीज़ से आप कैसे बात पाते हैं कि ये चीज़ पब्लिक को ना पता चले और चीज़ और फ्लूएंट हो जाए, बढ़िया हो जाए? अच्छा, एक कभी वो सुना है आपने, जो एक सोल्जर होता है या जो एक स्पोर्ट्समैन होता है, वो हमेशा चाहे वो फील्ड में हो या ना हो, एक सोल्जर सीमा पे हो या ना हो, लेकिन वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। तो जब आपको एक दिन कहीं पर बोलना होता है तो शायद आप झूठ बोल सकते हैं, एक दिन जब आपको किसी एक इंसान से मिलना होता है तब शायद आप प्रीटेंड कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, बट हफ्ते में 6 दिन जब आपको आकर के लाइव ऑडियंस से मिलना है तो आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाते हैं और वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी कोई भी एक ऐसी चीज़ जो जैसे सपोज किसी दिन मैं मम्मी से किसी भी बात पे डांट खा करके आया है, तो मैं उस चीज़ को शेयर कर देता हूँ ऑन एयर। कभी मैं बीमार हूँ तो मैं उस चीज़ को ऑन एयर शेयर कर देता हूँ। कभी मुझे कुछ खाने का मन है, कभी मेरी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए तो मैं उसको ऑडियंस से शेयर कर देता हूँ। यू वुड बिलीव बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन मिलते हैं। और एक घटना मेरे साथ ऐसी घटी थी कि मुझे पता नहीं कुछ ऐसा है, मुझे का से शुरू होने वाली कोई भी सब्जी पसंद नहीं है, जैसे कटहल, कद्दू, करेला, कुंदरू। और आई शेयर दिस ऑन यार मेरी मम्मी ने आज कटहल बना के रखी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं कि कभी कुछ राजमा बना दिया करें, छोले बना दिया करें। यू वुड बिलीव 11:11 के आसपास, उस दौरान मेरा शो 7 से 12 हुआ करता था, एक आंटी आई और उनका नाम था मधु थापा। शी केम विद हर हस्बैंड और वो अपने साथ में राजमा और चावल लेकर के आई थी। तो मैंने कहा, और मैं भूल भी चुका था कि मैंने ऐसा कुछ बोला भी है 7 बजे के आसपास रेडियो पे। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि मेरा जो मेरा बच्चा था, उनका बेटा जो था वो गोरखा रेजिमेंट में था और 2 साल पहले वो शहीद हो चुका था। उसको राजमा चावल बहुत पसंद थे और कभी भी मतलब उन्होंने उनके जाने के बाद से उनके घर में राजमा चावल नहीं बने। तो वो रेडियो सुबह चाय बना रही थी, अपने किचन में सुन रही थी, और जब उन्होंने ये सुना कि प्रतीक राजमा चावल की बात कर रहा है तो उन्होंने बोला कि आई फेल्ट लाइक कि जैसे मेरा बेटा मांग रहा है मुझसे कि मुझे राजमा चावल दे दो। तो
लेकर के वो आ गए, मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू थे। तो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट जो मुझे लगता है शायद सच से ही आ सकता है। तो आई ट्राई कि मैं कभी-कभी तो मैं ज़्यादा सच रेडियो पे बोलता हूँ या सोशल मीडिया पे बोलता हूँ, और प्रिटेंड करने जैसा ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं कि, क्योंकि मैं जो हूँ मैं वही हूँ। एक दिन जब सामने पब्लिक एक्टिंग तो करनी नहीं है ना? तो आप आरजे, आप एक पर्सनैलिटी, आपका एक एक शब्द कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है। तो आई ट्राई कि अगर कोई भी दिक्कत आ भी रही है तो मैं उसको अपने अंदाज में सॉर्ट आउट करूँ, और अगर इफ आई वांट टू शेयर इट विद माय पब्लिक तो मैं उसको शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत सही बात बोली आपने। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो आरजे प्रतीक को वो अपना बेटा, अपना भाई मान के चलती है, और शायद वही प्रेम था जो उस आंटी जी को आपके पास लेके आया और उससे आप इमोशनल हुए। मैं एक बार जोरदार डाले चाहूँगा इस चीज़ के लेकर के। बहुत आभार बात करिए। और मैं जहाँ बैठे सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कभी अपना मोराल डाउन नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, कि कोई चीज़ हो नहीं रही है तो उसको लेकर परेशान हो और सबसे बात करके करना, अगर कोई सही है। मैं कहना चाह रहा था कि आप जैसे कह रहे हैं कि आप अपनी बात किसी से कह देते हैं, मतलब आप ऑडियंस को एज अ फैमिली मान रहे हैं, तो अगर कोई परेशान होता है या कोई बात, तो अपनी बात को दूसरे से कहने से उसको एक रिलीफ मिलता है। मैं आपकी बात से इतना मैं समझ सकता हूँ, अगर ये मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है। आप जब आप अपनी बात शेयर करते, मेरी जो लखनऊ फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास लेकर के आती है, और मैं भी इतना अपने प्रोफेशन को 24/7 जीता हूँ। दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी, दैट इज़ अ पैशन फॉर मी। और नौकरी करनी होती तो सरकारी नौकरी कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज़ अगर हम आपसे जानना चाहें प्रीति जी, कि आप कैसे उस कॉन्सेप्ट को अपने से दूर करती हैं जब आप परेशान होती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आर्टिस्ट को हमेशा हम ऐसा मानते हैं कि वो हैप्पी सोल है, उनकी आवाज़ जब भी हम सुनेंगे वो चहक रहे होंगे, तो ऐसे में आप कैसे उस चीज़ को छुपाती हैं? अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है कि क्योंकि आपको एंटरटेन करना है लोगों को, इस वजह से आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तेरे नाम मूवी किसने यहाँ पर देखी है? तेरे नाम मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी है। क्या आप उस मूवी को देखने के बाद एंटरटेन नहीं हुए थे? एंटरटेनमेंट से हंसना नहीं होता। आप बाहर निकले, आप रो रहे थे, आप उस इमोशन को फील कर पा रहे थे, आप एंटरटेन थे, लेकिन खुश नहीं होंगे शायद, आप उसके लिए फील कर रहे थे। तो एंटरटेनमेंट में हमारे लिए यही है कि आप जो फील कर रहे हैं इमोशन, अगर आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और सामने वाला जो आपको सुन रहा है वो आपकी उस फीलिंग को फील कर सकता है। ट्रैफिक में निकले हैं, ट्रैफिक में कौन खुश हो सकता है? कोई नहीं। और लखनऊ का ट्रैफिक तो है तौबा, लखनऊ की ट्रैफिक में कोई कुछ नहीं रह सकता। और उस टाइम पे जब आप चलकर आते हैं, तो मैं हमेशा कभी भी ट्रैफिक के बारे में बात करती हूँ तो कभी कुछ नहीं साउंड करती हूँ। हमेशा मैं क्रिप कर रही होती हूँ कि आज मेरा लेग डे हो गया, मैंने इतने ब्रेक्स मारे हैं, ये हो गया वो गया। और मैं मतलब सब लोगों को जो भी ट्रैफिक में होता है उनको हमेशा गालियाँ दे रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ। गालियाँ नॉट लिटरल गालियाँ, लेकिन बोल रही होती हूँ। और आई एम श्योर कि मैं हैप्पी नहीं हूँ ट्रैफिक को लेकर। इस बात से बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ यार, हमें भी तो झेलना पड़ता है ट्रैफिक, ये कौन से लोग हैं, क्यों ऐसे चले आते हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जो फील कर रहे हैं आप उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कीजिए, लेकिन आप पर होना चाहिए क्या आप उस फीलिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं। मुझे याद है मेरी एंट्री हुई थी रेडियो में 2016 में, तब मैं कानपुर में मैंने ज्वाइन किया था। मई में मैंने ज्वाइन किया था, सितंबर में माय मदर पास अवे, और मुझे ऑन एयर जाना था 15 दिन बाद। और वहाँ पर मुझसे कहा गया, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट योर मदर यू कैन, इफ़ यू वांट टू क्राई यू कैन, बट डू यू वांट टू? आई वाज़न्ट रेडी। इनफैक्ट 2017 तक मैंने पब्लिकली अपनी मॉम के बारे में बात नहीं किया। तो मैं 15 दिन बाद आई वॉज़न्ट हैप्पी, आई वॉज़न्ट फीलिंग गुड, बट मैं जब ऑन एयर गई मैंने फेक किया। मैं तो वेकेशन से आ रही हूँ, छुट्टियाँ थी, ये थी वो थी, एंड मैंने उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपनी फील को कन्वे कर सकती हूँ, आई वॉज़न्ट कंफर्टेबल, तो मैंने उस टाइम पे नहीं किया। लेकिन उसके अलावा कभी भी मैं जो भी फील कर रही होती हूँ मैं उसको कन्वे करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दैट्स हाउ यू रिलेट टू पीपल। आप मॉडल नहीं है कि आपको बस कैट वॉक करके चले जाना है, आपको अपना एक बेस बनाना है, और आप तभी रिलेट करा पाओगे लोगों को जब आप उनकी फीलिंग से अपनी फीलिंग कन्वे कर पाओगे, और वो फीलिंग से रिलेट करेंगे तब आपसे रिलेट करेंगे। बिल्कुल सही बोला ना आपने। जब तक हम हमारी ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तब तक ना हम उनको समझ पाएंगे और ना वो हमको। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही थी, और इससे हम ये समझते हैं कि अपनी बातों को कहने का ढंग
जो होता है उससे बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम चाहें तो उसे पॉजिटिवली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चाहें तो नेगेटिवली भी, बट इट्स ऑन आवर वे कि हम उससे कैसे डील करते हैं। That is what like मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग अ प्रेजेंटर अभी जो हालात मीडिया में चल रहे हैं, जिस तरीके से टीवी खोलो तो आपको लगता है सब कुछ पैनिक हो रहा है, इससे अच्छा तो MTV लगा करके देखो, ऐसा मन करता है। आप अखबार में जाओ और अखबार में जाकर के भी देखोगे तो वही सब चीज़ें रहती हैं, शायद एक आधी हैप्पी न्यूज़ हो, बट रेडियो इज अ मीडियम, दैट इज व्हाई लाइक आई लव रेडियो, बिकॉज सी वहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो आपको पैनिक करा रहा हो, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो आपको छोड़ करके जा रहा हो, सोल्यूशन जरूर दे करके जाएगा। आप किसी भी आरजे को सुनिए, किसी भी चैनल को सुनिए, बट तरीका अपना अपना सबका अलग होता है। Exactly, और मेरा हमेशा ये मानना है कि न्यूज़ जो है ना, रेडियो पर भी न्यूज़ ही देते हैं, न्यूज़ ही ब्रॉडकास्ट करते हैं, बस उसको हम अलग तरीके से देखें, क्योंकि उसमें हम क्या सोच रहे हैं, जो भी आज बोल रहा है उस न्यूज़ के बारे में, वो क्या सोचता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दाल चावल अगर न्यूज़ है, जब न्यूज़ को अगर दाल चावल से कंपेयर करें तो दाल चावल सब जगह मिल जाएगा आपको न्यूज़ चैनल पर भी मिल जाएगा, आपको रेडियो पर भी मिल जाएगा, आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा, आपको उस चैनल पर भी मिल जाएगा, आपको न्यूज़ पेपर पर मिल जाएगा। उससे ज़्यादा साधा सरल आपको दाल चावल नहीं मिलेगा। लेकिन रेडियो जो है वो अचार है, उस दाल चावल में थोड़ा सा तड़का, तो हम वो काम करते हैं, हम लोग अचार डालने की कोशिश करते हैं या चटनी डालने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ दाल चावल नहीं मिलेगा आपको, उसके साथ चटनी भी मिलेगी और ऊपर से ऑफकोर्स गानों का तड़का होता है। तो रेडियो इस मामले में बहुत अमेजिंग मीडियम है, बहुत अमेजिंग मीडियम है। जब उस सादे से दाल चावल में अचार मिल जाता है, तड़का लग जाता है, तो उसका स्वाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअली मुझे भी दाल चावल अचार के साथ ही पसंद है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा प्रतीक जी, जैसे मैं आपका यहाँ पर इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, आपके भी इंटरव्यूज़ आते रहते हैं और ये पब्लिक भी शायद देखती होगी आपके इंटरव्यूज़। तो अभी आपका हाल में एक IPS के साथ में शायद इंटरव्यू मैंने देखा है, IPS के साथ कोई इंटरव्यू आपको शायद सोशल मीडिया पर रहा, तो कैसा वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो हमारे साथ आप साझा करें। हाँ, वहाँ पर मैं इंटरव्यू ले रहा था उनका ना IPS शादी गर्ल जी के साथ। सो आई डू मॉर्निंग शो एंड मॉर्निंग शो के चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एंटरटेनमेंट तो देना ही होता है, प्लस आपको शहर के आम इंसान से लेकर के खास इंसान तक, मतलब कुर्सी वालों से लेकर के वर्दी वालों तक सबसे कनेक्ट कराना होता है। तो आई ट्राई टू डू, जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी पेरिसी एक बहुत बड़ी रैंक पे हैं वो, और आई ट्राई कि मैं उनकी लाइफ का जो पर्सनल चीज़ें हैं मैं उनको बाहर लेकर के आऊँ। जैसे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है, लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, अब कमिश्नर साहब जो काम करते हैं वो तो कमिश्नर साहब को पता है, बट क्या कमिश्नर साहब की पर्सनैलिटी से 4 चीज़ें मैं निकाल करके पब्लिक के सामने कर सकता हूँ, तो उसकी इमेज बनाता है। तो आई ट्राई टू डू दीज ऑल थिंग्स, और मेरे जितने भी इंटरव्यूज होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमें भी बहुत पसंद आता है सर आपके इंटरव्यूज़। इसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी प्रतीक जी की जब हमारी पहले बात हुई थी तो हमने बात की थी कि आपका पहला इंटरव्यू सरोज खान जी के साथ हुआ था। तो बीइंग अ फ्रेशर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। हमसे तो बात हुई थी, लेकिन हमारी ऑडियंस को अभी ये नहीं पता है कि आपका वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस के बारे में आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं। So it was 2013 और I was about to join All India Radio। मुझे मालूम पड़ा कि मैं ना जो इस तरीके की पर्सनैलिटीज होती हैं, मैं उनके काम से ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी का फैन होता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करा। सरोज जी के बारे में मैं जानता था कि माधुरी दीक्षित उनके बारे में इतना ज़्यादा बताती थी, और फिर जब मैंने पढ़ा कि 7 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, माता पिता थे नहीं, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, मतलब सी कितना काम उन्होंने, कितनी सारी चीज़ें करी। तो सरोज खान जी आई हुई थी, हम लखनऊ का सिटी स्टेशन जो है वहाँ पे सल्तनत मंजिल एक जगह है, वहाँ पे एक फिल्म की शूट हो रही थी, फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई। फिल्म का नाम था लखनवी इश्क और अध्ययन सुमन उसमें था, इसमें कंगना का कोई हाथ नहीं रिलीज ना हुई थी, बट व्हाट आई सेइंग कि तो वो फिल्म का शूट चला था, सरोज जी वाज देयर और रमजान का महीना था और वो शूट करने के लिए वहाँ पे कोरियोग्राफ करने के लिए आई थी। और मैंने सोचा कि मुझे फेसबुक के थ्रू मालूम पड़ा, अब मेरे पास में कोई चैनल नहीं था, चैनल आने वाला था, बट क्या करूँ, मुझे जाना है, मुझे इंटरव्यू करना, और
तंगे भी लेके पहली बार में सरोज खान जी जो बेस्ट कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया है उनको इंटरव्यू करने का ऐसा ड्रीम। तो अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार वो कहाँ होगा, ये कहाँ होगा। मेरे साथ में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं। कोई भी काम मुझे करना है तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि अरे यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो आता ही नहीं है। ये आता है दिमाग में, एक दो स्टेप और आगे निकल चुका होता है, अच्छा सरोज जी से मिलेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये सवाल आता है। तो आई वेंट देयर, फिर वहाँ पर जा करके उनकी वैनिटी खड़ी हुई थी, मैं वैनिटी के ही कहा था और वो निकली वहाँ से एंड शी वॉज इन एंगर किसी बात पे, वो बहुत तुरंत मिजाज थी। तो फिर हम मिले, उससे हमने बात करी, हमने उनको बोला ऑल इंडिया रेडियो से है और हमें थोड़ा इंटरव्यू करना है मैम आपका, हाउ इज इट पॉसिबल, देखिए रहा मैं काम पे हूँ। तो मैंने कहा तो मैम काम की बात कर लें, 5 बजे तक रुकेगा? तो मैंने कहा मैम 6 बजे तक रुक जाएंगे। फिर चल शूटिंग दिखाती हूँ। तो फिर अंदर गए तो वो हर इंसान को डांट रही थी, पता नहीं क्या नाम, और लिटरली आई कांट से इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कुछ ऐसे शब्द भी वो बोल रही थी जो मुझे लग रहा था कि यार ये हीरोइन को ऐसे कैसे बोल सकती है। करिश्मा कोटेक वाज हीरोइन, अध्ययन सुमन वाज हीरोइन, और यार हीरो हीरोइंस को ऐसे बोल नहीं है, डायरेक्टर को डांट रही है। तो फिर मुझे ये लग रहा था अब तो मुझे उठा के फेंक देगी प्रति रमजान के बाद इफ्तारी में, तो भी हजम हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। और मैं बहुत पेशेंटली वहाँ पे बैठा हुआ था एंड थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे लिए पानी मंगवाया। देन 4 साढ़े 4 पे शूट खत्म हो गया। हमने भी जुगाड़ करके खजूर मंगवा लिए थे अपने दोस्त से, और फिर हम लोगों ने पहला इंटरव्यू उनकी वैनिटी में किया। और उनकी टीम में मनीष थे और मुन्नी एक उनके साथ हमेशा रहती है, उनको असिस्ट करती है, तो ये 2 थे। फिर हमने इंटरव्यू किया वो पहला, बहुत मस्त इंटरव्यू में शी वॉज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। ऑन वर्क शी वॉज वेरी एग्रेसिव, वेरी डिसिप्लिन, वेरी, क्योंकि ऑफकोर्स उनका काम है। और फिर जब वो इंटरव्यू हुआ तो फिर हम इफ्तारी अपने साथ में करी, अपना दूध उनको दिया तो उनका इफ्तारी भी साथ में करते हैं। इट वॉज अमेजिंग इंटरव्यू। फिर मुझे मालूम पड़ गया था कि कभी शुरुआत अच्छी हुई है तो आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो बहुत टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी के। मेरा जो सबसे खराब नहीं कहूँगा, या सबसे मुझे लगा कि किसी ने मुझे झिझोड़ के धर दिया, तो वो इंटरव्यू मेरे 2 लोगों के साथ में ऐसे हुए अभी तक, आगे नाम हो भगवान ऐसे, एक ऋचा चड्ढा और सेकेंड इंटरव्यू वॉज विद शबाना आजमी जी इन लखनऊ लिटरेचर फेस्ट। तो शबाना जी का और जावेद जी का साथ में मुझे इंटरव्यू करना था, बट जावेद जी आ गए पहले और शबाना जी वॉज इन एंगर, तो अंदर वो किसी पे चिल्ला रही थी और मैंने जावेद जी का इंटरव्यू शुरू कर दिया। वो वापस आई, हमारा लाइव स्टूडियो लगा हुआ था आईजीपी में, वापस आई, वापस आकर देखिए बस तो मेरी को इंटरव्यू करना, मेरा इंटरव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जावेद सर वाज हैविंग टी एंड उन्होंने ऐसे कहा आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा एंड ऋचा वाज ऐसे ही था, बट ऋचा का इंटरव्यू बहुत कैजुअल था, बहुत अमेजिंग था। तो जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं नेवर नो कि क्या हो जाएगा, कब कैसा क्या हो जाएगा, कुछ भी प्लान नहीं होता है। हम भी शुरू में बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सारे आ रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो सब बिल्कुल कैजुअल एंड नॉर्मल हो गया है। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हमेशा हम जितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे, जितना पॉजिटिव होंगे, उतनी ज़्यादा हमारे प्लान अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अब हम ये याद रखेंगे कि हमको क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना है, हमको उसकी जगह पे पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब मैं दोनों से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप लोग एक फेमस आरजे के रूप में लखनऊ में जाने जाते हैं, यहाँ बैठी हुई ऑडियंस भी जो है जिसमें से कुछ लोग आरजे बनना चाहते हैं, तो मैं बारी बारी से जानना चाहूँगा आप दोनों से कि एक बेहतर आरजे बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए। ये वो इंसान है कॉपी कर लेगा भी यहाँ से, इस वजह से कह रहा है पहले बताओ फिर हम बताते हैं। बहुत फुटेज खाता है। हाँ, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको बेहतर आरजे बनना है तो फुटेज खाना सीख लीजिए जल्दी से। ये इनफैक्ट एंटर नहीं कर रहा था कि तुम लोग आगे जाओ फिर मैं एंट्री मारूंगा एकदम हीरो वाली, और ये हमेशा ऐसे करता है। स्टेज पर भी जाता है तो हाँ दीदी तुम जाओ वहाँ पर जाकर अनाउंस करना आरजे दुनिया का। ये बताने की नहीं हो रही थी बेहतर आरजे कैसे बनते हो बताओ। यही सब करना पड़ता है बेहतर आरजे बनने के लिए। ओके, सो कोई रेसिपी नहीं है, कोई भी रेसिपी नहीं है। बहुत सबसे पहले जो सवाल आता है ना कि आरजे क्यों करना है, और जैसे ही बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं क्योंकि मैं बात बहुत करता हूँ या मैं बोलती बहुत हूँ, इस वजह से आरजे करना चाहती हूँ। आज ये मिथ हम एकदम सिरे से तोड़ देते हैं कि
बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं, इस वजह से आरजे नहीं बन सकते। कितनी बात करते हैं ये मायने नहीं रखता है, क्या बात करते हैं ये मायने रखता है। आपको ऑन एयर स्टेज जो मिलता है वो सिर्फ 40 सेकेंड से 1 मिनट का मिलता है, यानी 40 से 60 सेकेंड्स का मिलता है। उतने में जो बंदा गाना सुनने के लिए आया है वो क्यों रुकेगा आपके लिए? तो वो जो स्टार्टिंग के 10 सेकेंड होता है, वो जो आपका जो भी 40 सेकेंड है, वो बहुत मायने रखता है। तो ये मान के चलिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप न्यूज़ देने जा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, आपका क्या अलग है। इस वजह से आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी को आगे बनना है तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो पढ़ रहा है, कोई चीज़ समझ रहा है, तो सबसे पहले तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस बारे में। रिप्ड जीन्स के बारे में भी चर्चा चल रही है, आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पर्सनली आप क्या सोचते हैं? बाकियों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप में से कोई सोचता है कि नहीं यार, रिप्ड जीन्स तो हमारी संस्कृति की एकदम अगेंस्ट है, वो नहीं पहननी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन जाकर ये बोलते हैं तो मान के चलिए जो लोग रिप्ड जीन्स के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, जैसे लड़कियां हैं कि अरे ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, हम रिप्ड जीन्स पहन के नहीं घूम रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि आप ये डिक्टेट कर सकते हो कि हम क्या पहन कर चलेंगे, तो वो आपसे नफरत करने लगेंगी। लेकिन जो भी 5 लोग ऐसे कि हाँ ये लड़का सही बात तो कर रहा है, वो आपसे आपकी कनेक्ट कर जाएंगे। अब जो नफरत भी करता है, जो कनेक्ट भी करता है, वो दोनों वापस से आपको सुनने आएंगे। जो नफरत करते हैं वो ये सुनने आएंगे अरे इसके बड़े अजीब-ओ-गरीब ओपिनियंस हैं, इसको सुनते हैं क्या कहता है। तो ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं किसी मैटर के बारे में, क्योंकि वही वापस से लोगों को लेकर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी चीज़, अगर हमें ये लगता है ना कि अगर आरजे है तो फनी होना चाहिए, हंसा के मतलब एकदम पागल कर देना चाहिए, हम स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, हम आरजे हैं। आरजे साइमा भी है, आरजे नवेद भी है। नवेद बहुत फनी है, साइमा बिल्कुल फनी नहीं है, लेकिन दोनों बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर आरजे हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जो आपका जॉनरा है, आपको वही लेकर चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप नाइट प्लान के हिसाब से आप ऐसी बातें कर सकते हैं, मोटिवेशनल बातें कर सकते हैं, आपको वही रखना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती का फनी आप 10 दिन हो जाओगे, जैसे कि मीटिंग में स्टार्टिंग में कहा था, आप 10 दिन फनी हो सकते हो। कितना दिन फनी रहोगे? आपकी जोक्स खत्म हो जाएंगे 10 दिन बाद। उसके बाद क्या, आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी लानी पड़ेगी, अपना पर्सोना। इस वजह से हमेशा अपना पर्सोना लेकर चलना चाहिए। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट और हैप्पी दैट यू कैन फेक, क्योंकि हम लोग को कहा जाता है फेक इट टिल यू मेक इट। तो अगर आप वो सनशाइन और हैप्पी साउंड कर, कॉन्फिडेंट बेसिकली साउंड करना चाहते हैं, वो चीज़ आप फेक कर सकते हैं, क्योंकि वो फेक करते करते एक बार के बाद आ जाती है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी आप कभी फेक नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो लेकर चलिए और बी नेचुरल, दैट्स इट, बी नेचुरल। जो आप फील कर रहे हैं वही अप्रोशिएट कीजिए, उससे अलग जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो बैठे आने वाले आर्टिस्ट हैं वो इससे बिल्कुल कुछ सीखेंगे। मैं प्रतीक जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप क्या राय देंगे आरजे को, कि जब वो आरजे बनना चाहता है वो क्या करे? यार सबसे पहले तो जो आरजे बनना चाहता है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, जिस भी भाषा में वो कंफर्टेबल है। जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट मुझे लगता है कि मैं हिंदी बोलूँगा तो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होऊंगा, या जो मेरे शहर का डायलेक्ट है मैं वैसे बोलूँगा तो मैं ज़्यादा कनेक्ट होऊंगा। बशर्ते मैं ये बोलूँ लोगों से हे यू आर लिसनिंग टू 98.3 मिर्ची, इट्स हार्ड, मैं ऐसे बोलूँ उससे अच्छा तो मुझे लगता है ऐसे बोलना, हम आप सुन रहे हैं 98.3 मिर्ची कैसे हैं। तो दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है मेरे शहर वालों से ज़्यादा कनेक्ट होगी। आरजे को पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स हिज जॉब। पैसा कमाने के लिए अगर आ रहे हो तो बहुत सारी और नौकरियां हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, ये इससे ज़्यादा पैसा है। और लेकिन अगर आप सच में आपका ड्रीम ना हो तो बिल्कुल मत करना करके इस चीज़ को। तो अगर सच में आपको लगता है कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं करवा पाइए, तो पैशनेट और ऑनेस्ट ये 2 चीज़ें हैं। अपनी किसी भी भाषा पे पकड़ होना चाहिए आपको, और आपको एक अच्छा रीडर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर, हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर यू कांट बी एनीथिंग। और अपने रूट्स से जुड़ा होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि मुझे मैसेज आया है एक लिसनर का, मैंने अपने शो पे बोला, मैंने कहा कि यार ये जो मौसम चल रहा है ना, कभी बदली हो जाती है कभी धूप हो जाती है, ये सिर्फ आलू के पापड़ों के लिए खतरनाक नहीं है,
ये आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक है। Because I know, मेरी मम्मी ने एक बार बोला था कि बस्ती में आलू पापड़ खाओ तो वो काले पड़ जाते हैं। तो अब ये बात मैंने जब वो ऑनर बोली कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है, एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। बहुत सही बात है आपने बोली। और और फिर से एक चीज़ और ऐड करना जी। चाहिए, इनफैक्ट हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ। मेरा ये मैंने बहुत बाद में आकर रियलाइज़ किया, इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया है कि डिसिप्लिन लाइफ आपको बहुत कुछ अचीव करने के लिए आगे बढ़ाती है, क्योंकि अभी तक मेरे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था, जैसे चल रहा था काम चलता जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से डिसिप्लिन अगर अभी से आप लोग अपनी लाइफ में ले आते हैं उसको, वो सारी चीज़ें कि हमें ये रिजोल्व कर ये करना है, ये करना है, ये करना है, बहुत ऐसा पीछे लग रहा होगा कि अरे आगे ज्ञान देने और इनका तो चल रहा है, हम लोगों को बताना है, ठीक है सर। मुझे भी तब वहाँ पर सामने बैठ कर यही लगता है सबको इनफैक्ट। लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी जल्दी आप उसको अपनी लाइफ में ले आएंगे उतना जल्दी आपके ना केवल आरजे बनने के लिए बल्कि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतीक जी, आपने एक बात बोली थी कि अगर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस पर ही आना चाहिए। तो एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि अगर आपको अच्छी वाली अंग्रेजी नहीं आती है तो अच्छी वाली हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा ज्ञानी लगेगी। इस पर आपका क्या विचार है कि आप क्या हिंदी के बारे में आपकी क्या सोच रहती है इंग्लिश के एक अनुवाद अगर हम करते हैं तो? देखो, हर कोई भी भाषा अच्छी या कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है, सारी भाषाएं अच्छी हैं। ये आपका नज़रिया है, आप किसमें अच्छा फील करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है या ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में बहुत पंडित हूँ, बट हाँ मुझे पढ़ने का शौक है। इंटरेस्ट मेरा जो नेचुरल ऊपर से आया है या मेरी जो परवरिश हुई है, तो माय फादर इज अ राष्ट्रपुरोहित, तो जब 8 साल में थे तो संस्कृत में यजुर्वेद पढ़वा दिया गया था। तो जब वो सब चीज़ें हो जाती हैं तो संस्कृत आपकी अच्छी हो गई। जब संस्कृत एक ऐसी साइंटिफिक ग्लोबल लैंग्वेज है जो अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप दुनिया की कोई भी भाषा बोल सकते हैं अच्छे से। अरबिक बोल सकते हैं, आप स्पेनिश बोल सकते हैं, कोई भाषा अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉमन वर्ड्स मिलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो वही है कि हिंदी आम भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। और बेशक इसे अच्छा बहुत सारे लोग मैं यहाँ पर बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे साथ के लोग बैठे हुए हैं जो आने वाले समय में कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे। यू नेवर नो इनमें से कोई इंसान कहाँ पर पहुँच जाएगा। हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं हम उनको बहुत छोटा या घटिया मानते हैं, ये है प्रॉब्लम। जैसे हम भोजपुरी को परोसने वाले भी घटिया ही भोजपुरी परोसी, तो अब घटिया भोजपुरी को मानने लगे। भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा है, अवधी एक बहुत अच्छी भाषा है। तो जब मैं एक बार हमारे आरजेस की ट्रेनिंग थी तो बैंगलोर गया था, तो बैंगलोर में जब मैं गया तो वहाँ के कुछ आरजेस थे, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि अरे तुम तो भैया जी हो ना कि बोला नावत है, वो बोला नावत है, मतलब दे आर मेकिंग फन ऑफ अवधी। तो मुझे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन मेरी जब ट्रेनिंग हो गई मैंने कहा इधर आओ, मैंने कहा हैव यू एवर हर्ड अबाउट रामचरितमानस? मैंने कहा रामचरितमानस दुनिया का जो सबसे बड़ा खंडकाव्य है उसकी श्रेणी में आता है और रामचरितमानस हमारी भाषा होती है। तो दिस इज समथिंग। तो अवधी हो, बुंदेली हो, है ना, बनारस चले जाइए देखिए वहाँ पे आराम से लोग बोलते हैं भोजपुरी में, काशिका भाषा जो उनकी उसमें बोलते हैं। बट आप बंगाल चले जाइए, 2 बंगाली मिलेंगे तो केमॉन बात होगा, 2 साउथ के मिलेंगे तो उनकी अपनी लैंग्वेज हो जाएगी, 2 तेलुगु वाले मिलेंगे वो उसमें प्राउड फील करते हैं। बट हम अवधी और भोजपुरी में प्राउड फील नहीं करते हैं। हमें लगता है कि घर में बच्चों वाली, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घरों में अवधी बोली जाती होगी, मम्मी पूछती होंगी आगे बचवा या व्हाटएवर। बट मैं ये कह रहा हूँ हर जगह की अपनी डिमांड होती है। अब आप अवधी के बीच में बैठे हैं, अवधी बोलिए, अच्छी अवधी भाषा पे प्राउड होना चाहिए। ये भाषा और खास तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश वालों को इससे होना चाहिए कि हम हिंदी पट्टी शाखा जो है, हमारे यहाँ से अमृतलाल नागर निकले, हमारे यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निकले, महादेवी वर्मा निकली है, हरवंश बच्चन निकले हमारे यहाँ से। तो हिंदी में उस भाषा को जिसपे वो भारत रत्न हो रहे हैं हम उस पर प्राउड फील नहीं करते हैं। तो दिस इज सैड पार्ट। तो आप कुछ करिए हिंदी भाषा में। इनफैक्ट अगर हम आरजे फील्ड की बात करें तो इस टाइम के सबसे बड़े आरजे नवीन, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इज ओपन अबाउट इट, इज पब्लिक अबाउट इट कि नहीं आती मुझे इंग्लिश, लेकिन उन्हें कैसे आरजे। तो आई डोंट थिंक इसमें लैंग्वेज का कोई भी खेल है, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं।
बिल्कुल, अपनी मातृभाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। तो मैं भी गांव से जुड़ा हूँ, तो मैं भी कभी मुझे ऐसा शर्म नहीं आती कि मैं अवधी बोलूँगा तो लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं उस पर बहुत ही एकदम शान के साथ बोलता हूँ कि मैं आज गाँव से जुड़ा हूँ। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आप एक अच्छे शायर के रूप में भी हमें दिखे हैं। तो एक कविता है, वैभव जी कौन सी कविता है जो आप अच्छा, ये अच्छा, बहुत अच्छा सीखता है, क्विक लर्नर है, तो मैंने सिखाया उसको बहुत ज़्यादा। वो आगे यहाँ पर है, ठीक है। बिल्कुल, ये पब्लिक अब जानना चाहेगी वैभव जी कौन सी पोएम है वो सर ने लिखी हुई। वैसे तो सर की काफ़ी पोएम्स बहुत फेमस हैं, बट मेरी पर्सनल है 11वीं में जब पहली बार आँख लगी थी। तो अगर सर वो हमारी ऑडियंस को आप सुना देंगे एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा। डायरेक्टर मैडम और दीदी आप बैठे हुए हैं, हमें पैसे भगाएंगे कहेंगे क्यों ऐसे तुम यार लेडी से बात, तो हमें तो कुछ नहीं, हम तो नहीं कर रहे तुम लोग। हाँ, मुझे तो ये ऐसे ही मैंने लिखी थी, अगर आपको अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा। कि 15 की तारीख से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हुआ है ना कभी तो होगा कोई क्रश। सर आगे देख रहे हो लोग, तुम लोग पीछे से फ्री हो, फील फ्री टू गो। नीरज सर भी हाथ उठा रहे हैं, देखिए क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ओके, तो उसी पर हमने ऐसे लिखा था और इसको कल्पनाओं में ही समझे, वास्तविकता से लेना देना नहीं है। 15 जून की तारीख, 15 जून की तारीख कोचिंग की घड़ी थी, 15 जून की तारीख कोचिंग की घड़ी थी, जब 11वीं में पहली बार आंख लड़ी थी। ये तो धीमे धीमे बाबा करोगे। 15 जून की तारीख कोचिंग की घड़ी थी, जब 11वीं में पहली बार आंख लड़ी थी। मैं जैसे बम अनार वो फूल जड़ी थी, जब 11वीं में पहली बार आंख लड़ी थी। चश्मा लगाए आंख पे, चश्मा लगाए आंख पे, मैं समझा लड़ाकू है। वो तेज तेज घूरी, मैं समझा लड़ाकू है। पर हाय फ्रेंड बोल के वो कोचिंग को बढ़ी थी, जब 11वीं में पहली बार आंख लड़ी थी। वो एक दिन पूछा इंग्लिश की काका गाइड मिलेगी क्या? एक दिन पूछा इंग्लिश की काका गाइड मिलेगी क्या? मन में सोचा इस बहाने घर की राइट मिलेगी क्या? वो बोली मैं काका से नहीं विद्या से पढ़ती हूँ, यही लाके दे दूंगी, घर में पापा से डरती हूँ। उसके विलन पापा और हमारी मम्मी चप्पल लिए खड़ी थी, जब 11वीं में पहली बार। फिर देखते ही देखते अगस्त आ गया, फिर देखते ही देखते अगस्त आ गया, फ्रेंडशिप डे का भूत हमारे सर पे छा गया। हम 20 रुपए का हार्ट वाला बैंड लिए थे, हम 20 रुपए का हार्ट वाला बैंड लिए थे, प्यार दोस्ती है ऐसा कुछ कुछ होता है, मैं सुने थे। फिर उसकी सहेली स्वाति को हमने बुलाया, तो ऐसे भी स्वाति है। फिर उसकी सहेली स्वाति को हमने बुलाया, स्वाति की वो कबूतर थी जिसके लिए कबूतर जा जा गाया। हम बोले स्वाति हमारे काम करूंगी, तुम्हारी सहेली को ये बैंड बांधना है, कुछ इंतजाम करूंगी। स्वाति बोली एक्सक्यूज मी पागल हो क्या? स्वाति बोली एक्सक्यूज मी पागल हो क्या? हम गर्ल्स की बात करें, तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो क्या? सहेली तो उसकी जैसे एक नंबर की जल टुकड़ी थी, जब 11वीं में पहली बार। एक दिन वो खुद बोली प्रतीक नंबर दोगे अपना? मैंने कहा चिबूटी काट लूंगी, देख तो नहीं रहा सपना। उसने बोला एक्चुअली कल घर पे मम्मी नहीं है। सुन लो आगे। उसने बोला एक्चुअली घर पे मम्मी नहीं है। मैंने कहा सुनो पंडित जी के लड़के, हमारा भी कुछ दीन धर्म मान दिमाग तो सही है। तो बोली तो हेलो एक थप्पड़ से गाल लाल करूंगी, गाइड ढूंढी अंग्रेजी की, कल सॉल्व करूंगी। घर के चौराहे पास, अब आगे मत सुनो, ऐसे कान में बंद कर लो, मैं बता रहा हूं। घर के चौराहे पास फिर मेरे आ जाना, तुम्हारे होने वाले जीजा जी को भेजूंगी, उनसे गाइड ले जाना।
घर के चौराहे पास से तेरे आ जाना, तुम्हारे होने वाले जीजा जी को भेजूंगी, उनसे गाइड ले जाना। हमने भी कहा ओहो काहे की हड़बड़ी थी। जब 11वीं में पहली बार, और अभी कहानी शुरू हुई, खत्म नहीं हुई, बस 2 लाइन और है। फिर हम पंडित जी के लड़के चुपचाप रह गए। रिफत भी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, ऐसा चुपचाप रह गए। फिर अगले साल देखते देखते बोर्ड एग्जाम आ गया। इश्क की चिड़िया को पिंजड़े से उड़ाया, फर्स्ट क्लास पास हुए, वोकाल जमाया। तो आप देख रहे हैं लाइक रेडियो मिर्ची वगैरह में आ गए हैं और वेब टॉक में यहाँ बैठते हैं। तो करीब अभी मैंने 8-9 महीने पहले चेक किया फेसबुक अपना, तो उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी, जिससे 11वीं में 9 साल पहले आ गई। तो भैया काम करने से होगा, है ना, काम बहुत जरूरी है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज लखनऊ की मशहूर आदित्य तृतीया हमारे साथ यहाँ पर है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है आपका। तो हम आशा करते हैं कि ये प्यार और आशीर्वाद आप लोगों को बनाए हैं और ये लगातार हम इस शो को ऑडिटोरियम में करते रहेंगे और आपको नए नए गेस्ट के साथ इंटरेक्ट कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां दोनों ही हमारे के लिए और दोनों हमारी होस्ट के लिए जोरदार तालियां खड़े होकर थैंक यू।